कभी तुमने नोटिस किया हिस्ट्री बुक्स लोगों को सिंप्लीफाई कर देती है। एना फ्रैंक नाम सुनते ही एक इमेज आती है, एक छोटी जूइश लड़की जो छुप रही है, उसके पास एक डायरी है और नाजीज बस। पर प्रॉब्लम ये है, ये स्टोरी का सबसे छोटा हिस्सा है। एना सिर्फ वॉर विक्टिम नहीं थी, वो 13 साल की टीनेजर थी। 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी, मिडिल क्लास फैमिली में उसके फादर ऑटो, मदर एडिथ और उसकी एक बड़ी बहन मार्गोट। फिर नाजिज्म राइज हुआ और 1933 में उसकी फैमिली को जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम शिफ्ट होना पड़ा। कुछ साल तक ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ थी, स्कूल, फ्रेंड, बर्थडे। फिर 1940 जर्मनी ने नीदरलैंड ऑक्यूपाई कर लिया। रूल्स आने लगे, जूइश लोग साइकिल नहीं चला सकते, सिनेमा नहीं जा सकते, पब्लिक जगह अलाउड नहीं। धीरे धीरे दुनिया छोटी होती गई। 6 जुलाई 1942 अपने 13th बर्थडे के कुछ दिन बाद एना की फैमिली एक बिल्डिंग के पीछे छुप गई, सीक्रेट एनेक्स, वही जगह जहां उससे बर्थडे पे एक डायरी मिली थी। जून 1942 से अगस्त 1944 तक उसने लिखा, वॉर के बारे में कम, अपने दिमाग के बारे में ज्यादा। 4 अगस्त 1944 सब अरेस्ट हो गए। एना 1945 में बर्जन बेल्सन कैंप में टाइफस से मर गई, लिबरेशन से कुछ हफ्तों पहले। कभी कभी हिस्ट्री एक दिन में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे सीप करती है रूटीन के अंदर। 30 जनवरी 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का कैंसलर बन गया। उस दिन फ्रैंकफर्ट में 3 साल की एना फ्रैंक कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी, ना पॉलिटिक्स समझ ना डेंजर, पर उसके पेरेंट्स सब समझ गए थे। नए लॉज आए, 23 मार्च एनेबलिंग एक्ट, अपोजिशन खत्म, 1 अप्रैल जूइश शॉप्स का बॉयकॉट, 10 मई बुक्स जलाई गई पब्लिक स्क्वायर्स में। सोचो तुम स्कूल जाओ और कल पता चले तुम्हारी एग्जिस्टेंसी प्रॉब्लम है। ऑटो फ्रैंक ने वेट नहीं किया। 1933 में वो पहले एम्स्टर्डम शिफ्ट हुए, वहाँ ओपेक्टा नाम का बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़े महीनों बाद एडिथ, मार्गोट और छोटी एन भी आ गई। एम्स्टर्डम एन के लिए एस्केप नहीं था, वो उसके लिए बस नया घर था। न्यू स्कूल, फ्रेंड, साइकिलिंग, बर्थडे पार्टीज। उसको लगता था लाइफ नॉर्मल है, एक्चुअली बस डिले हो रहा था। 1935 न्यूरेमबर्ग लॉज, जूइश अब जर्मनी के सिटीजन नहीं रहे। 1938 क्रिस्टल नेट सिनेरियोस तोड़े गए, लोग कैंप्स में भेजे गए। यूरोप में जूइश के लिए फ्यूचर धीरे धीरे बंद हो रहा था। फिर 1 सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर 2 और 10 मई 1940 जर्मनी ने नीदरलैंड इन्वेड कर लिया। अब डेंजर ऑफिशियली एन के घर आ चुका था। पहले जॉब्स बैंड, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर कर्फ्यू, फिर 1942 येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना कंपलसरी, मतलब अब तुम क्राउड में हाइड नहीं हो सकते। 12 जून 1942 एना 13 साल की हुई। उसे बर्थडे गिफ्ट मिला, एक डायरी। उसने उसे नाम दिया किटी, वही जगह जहाँ वो लिख सकती थी जो किसी को बोल नहीं सकती थी। स्कूल की बातें, पेरेंट्स से इरिटेशन और बीच में एक अजीब सा फियर। 5 जुलाई 1942 मार्गोट को लेबर कॉल अप लेटर मिला जर्मनी में काम के लिए। फैमिली समझ गई ये काम नहीं, डिसअपियरेंस है। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 जुलाई 1942 एना ने अपने घर छोड़ा बिना ऑफिशियली अलविदा बोले। प्रिंसन ग्रेस 263 के ऑफिस बिल्डिंग के पीछे एक हिडन स्पेस, सीक्रेट एनेक्स। कल तक दुनिया छोटी हो रही थी, आज सिर्फ कुछ कमरों तक रह गई। और यहीं से एना का बचपन खत्म नहीं हुआ, बस सडनली रुक गया। 6 जुलाई 1942 के बाद एना की दुनिया मैप से नहीं रूम से मेजर होने लगी। सीक्रेट एनेक्स, प्रिंसन ग्रेस्ट 263, कोई हीरोइक हाइड आउट नहीं, लगभग 500 स्क्वायर फीट, 2 फ्लोर और एक एटिक। एंट्रेंस एक मूविंग बुक केस के पीछे। सोचो तुम्हारी सेफ्टी लिटरली एक बुक शेल्फ पर डिपेंड कर रही हो। कमरे सोते, विंडोज हमेशा कवर्ड, दिन में लाइट भी केयरफुली। नीचे ऑफिस चलता था 8:30 से 5:30 और इसका मतलब था कंप्लीट साइलेंस। सुबह 6:45 से 8:30 के बीच सब उठते, बाथरूम क्वाइटली यूज होता, सॉक्स पहनकर चलना होता, टॉयलेट फ्लश मना, पानी चलाना मना, नॉर्मल बात करना भी मना। अगर वेयर हाउस वर्कर्स ने फुट स्टेप्स सुन लिए, गेम ओवर। 9 बजे के बाद घोस्ट लाइफ, विस्पर्स, नो सिग्नल्स। एना और मार्गोट स्कूल वर्क करती, पीटर टूल से शेयर सार करता। दोपहर में BBC रेडियो, दुनिया की खबर एक छोटे स्पीकर से। लंच, बीन्स, पोटैटोज या वाटरी सूप, रिपीट रोज। शाम 5:30 के बाद थोड़ी आवाज अलाउड होती, तभी लोग थोड़ा नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते। गेम्स, टॉक्स, आर्ग्यूमेंट। रात सबसे हैवी होती, दरवाजे से एयर रेड साइरेंस, कभी बॉम्ब की आवाज, कभी नीचे चोरी की आवाज। एना लिखती थी उसे लगता था वो केस्ड बर्ड है। 8 लोग, 0 प्राइवेसी, किसी की सीख भी खतरे से खाली नहीं। फूड कम और फूड पे फाइट ज्यादा। वो अपनी मदर से क्लैश करती, एडल्ट उसे चिल्ड्रेस समझते, वो उन्हें हाइपोक्राइट समझने लगी। और तब डायरी सिर्फ नोटबुक
बात नहीं रही। 12 जून 1942 को मिली थी। अब किटी उसका फ्रेंड बन चुका था। जिस बात को वो बोल नहीं सकती थी लिख देती थी। लोनलीनेस, जेलसी, क्रश, फियर। कभी पीटर के साथ एटिक में बैठकर स्काई देखना बस वही आउटसाइड वर्ल्ड था। एक चेस्टनट ट्री फ्रीडम का सिंबल बन गया। 1944 में एक BBC ब्रॉडकास्ट आया। लोगों से कहा गया वॉर डायरीज प्रिजर्व करो। एना ने अपने पुराने एंट्रीज रीराइट करने स्टार्ट किए। अब वो सिर्फ लिख नहीं रही थी, वो ऑथर बन रही थी। बाहर वॉर चल रहा था, अंदर एक माइंड ग्रो कर रहा था। पर जितनी देर वो एडजस्ट कर रही थी उतनी ही देर कोई और उन्हें ढूंढ भी रहा था। 1 अगस्त 1944 एना अपनी डायरी में लिख रही थी। वो अपने 2 वर्जन्स के बारे में सोच रही थी, एक जो दुनिया देखती है और एक जो सिर्फ अंदर रहता है। उसे नहीं पता था ये लास्ट एंट्री होगी। 3 दिन बाद 4 अगस्त 1944 सुबह लगभग 10 बजे नीचे ऑफिस में फुट स्टेप्स आए। नॉर्मल फुट स्टेप्स नहीं, ऑथोरिटी वाले। नाजीज, गेस्टापो ऑफिसर, कार्ल और डच पुलिसमैन बिल्डिंग में घुसे। उन्होंने हेल्पर विक्टर कगलर को गन पॉइंट पर रोका। सर्च शुरू हुआ और फिर बुक केज हिला। 761 दिन का राज 10 सेकंड में खत्म। एना, मार्गोट, ऑटो, एडिथ, वाइन पेल्स फैमिली और फ्रिट पेफेफोर सब अरेस्ट। किसी ने इन्फॉर्म किया था, कौन आज तक कंफर्म नहीं। उन्हें एम्स्टरडैम प्रिजन ले जाया गया। 8 अगस्त वेस्टर्न बॉर्ग ट्रांजिट कैंप। यहाँ से लोग वर्क कैंप्स नहीं डिसअपीयरेंस की तरफ जाते हैं। 3 सितंबर 1944 लास्ट ट्रांसपोर्ट ट्रेन ऑस्ट्रिच के लिए। अराइवल पर तुरंत सेपरेशन, मेन से अलग वुमेन से अलग। और तो अपनी बेटियों को लास्ट टाइम वही देखता है। एना का हेयर सेव हुआ, टैटू बना दिया गया। अब वो नाम नहीं एक नंबर थी। एडिथ जनवरी 1945 में ऑस्ट्रिच में मर गई। जैसे जैसे सोवियत आर्मी पास आ रही थी, एना और मार्गोट को नवंबर 1944 में बेर्जन बेल्सन ट्रांसफर कर दिया गया। ये कैंप और भी ब्रूटल था। ओवरक्राउडिंग, नो सैनिटेशन, स्टारवेशन और एक टाइफस एपिडेमिक। विटनेसेस के अकॉर्डिंग एना फिजिकली वीक थी पर मार्गोट को कंफर्ट करती थी। अब डायरी नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल था। फरवरी मार्च 1945 टाइफस ने दोनों सिस्टर्स को ले लिया। एना फ्रैंक 15 साल की उम्र में कैंप्स 15 अप्रैल 1945 को लिबरेट हुआ। कुछ हफ्तों बाद ऑटो फ्रैंक फैमिली का इकलौता सर्वाइवर मीनवाइल एम्स्टरडैम में माइप गाइज एनेक्स में गई। वहाँ फ्लोर पर स्कैटर्ड नोटबुक्स और पेपर्स मिले। उसने उन्हें पढ़ा नहीं, सिर्फ संभाल कर रख दिया, सोचकर कि एना वापस आएगी। जब ऑटो लौट कर आया उसने उन्हें दे दिया। तब ऑटो ने अपनी बेटी को दोबारा सुना। 1947 डच एडिशन आर्थर हु इज पब्लिश हुआ। 1952 इंग्लिश द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक टीनेजर की प्राइवेट नोटबुक दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी बन गई। प्ले, फिल्म, स्कूल्स, म्यूजियम, मिलियन रीडर्स। पर सच में क्या हुआ? एना हिस्ट्री का सिंबल नहीं बनी, वो एक आवाज बन गई। नंबर्स को लोग भूल जाते हैं पर एक इंसान की सोच नहीं। और शायद इसीलिए उसकी कहानी एंड नहीं होती, उसकी डेथ पर वो शुरू होती है जब कोई पहली बार उसकी डायरी खोलता है।